ओके, सो पिछली क्लास में हमने बात किया था आपका फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, जिसमें हमने मनी मार्केट पहले पढ़ चुके थे और कैपिटल मार्केट हम शुरुआत की थी अपने, ठीक है। इसके साथ साथ हमने बात किया था टाइप्स ऑफ इश्यूज के बारे में। हमने 4 प्रकार के इश्यूज पर हमने यहाँ पर चर्चा की थी। तो बताना चाहेगा वो 4 प्रकार के इश्यू कौन कौन से थे? चलिए, खरे शेयर खरे। राइट इश्यू और बोनस इश्यू, 4 तरीके के हमें इश्यू पर हमने बातचीत किया था। आईपीओ, एफपीओ, राइट इश्यू और आपका बोनस इश्यू, ये 4 तरीके के हमने इस पर हमने चर्चा की थी। तो क्या होता है राइट इश्यू और क्या होता है बोनस इश्यू में अंतर क्या होता है, कौन बताएगा? शोभना जी। आखिर में अंतर क्या होता है राइट इश्यू और बोनस इश्यू में? उन्हीं को मिलता है। और बोनस में उन्हें क्या देता है? शेयर देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या इनका लाभांश मिलता है? लाभांश नहीं मिलता है। तो ये अंतर होता है आपका राइट इश्यू और आपके बोनस इश्यू में, ये आपका अंतर होता है, ठीक है। मतलब डिविडेंड में पार्टिसिपेट आपके नहीं करते हैं, ठीक है। चले, कृतिका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर? सर, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो प्रायोरिटाइज कर देते हैं लोगों को, पहले से उन्हें ही मिलेंगे, मतलब वो प्रायोरिटाइज होते हैं। किसको मिलते, कौन से शेयर? सर, प्रेफरेंस शेयर प्रायोरिटाइज पीपल को ही मिलते हैं, और इक्विटी शेयर होते हैं कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी भी कंपनी में अपने शेयर इन्वेस्ट कर सकता है और उसको इक्वल इक्विटी मिलती है। मेजर डिफरेंस क्या होता है दोनों में? वोटिंग राइट, एग्जैक्टली। वोट, ठीक है। चलिए रंजनी, क्या कहना चाह रहे थे आप, बताओ जरा। अच्छा, नहीं होता। अच्छा, क्या होता है इक्विटी वालों को, क्या मिलता है उनको? वोटिंग राइट, वोट, जी हाँ। तो ये डिफरेंस होता है आपका प्रेफरेंस शेयर्स में और इसके बारे में, ठीक है। चलिए, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, दो हमने बाजार पे बात किया था, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। परमेश्वरी जी, परमेश्वरी नाम आपका, सॉरी क्या नाम है? अच्छा, पाराशरी जी। क्या डिफरेंस होता है? सर, उसमें प्राथमिक बाजार में ये होता है कि जो नए शेयर होते हैं वो फर्स्ट टाइम बाजार में प्रारंभ होते हैं, और सर दूसरे बाजार में ये होता है जो मतलब पहले से होते हैं उनको दोबारा से शेयर कर सकते हैं, दोबारा से विकसित किया था, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मार्केट के नाम से उसको यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, इसके बारे में कौन बताएगा? कॉमर्शियल पेपर के बारे में, ठीक है, गौरी। बैंक के लिए होता है, पक्का? बोले दिए उनको। उसके मल्टीपल्स आपके होते हैं। 7 दिन से 304 दिन का इसके वैधता होती है, वैलिडिटी इसकी होती है। और ये कंपनियों के लिए इशू किए जाते हैं, बैंक के लिए नहीं, कंपनियों के लिए इशू किए जाते हैं जिनके पास पैसे की कमी होती है, उनके लिए शॉर्ट टर्म लोन की तरह से उनको यहाँ पर दिया जाता है, ताकि वो जो अपना नीड है उसको पूर्ति कर सके। और इनको बोलते हैं अनसिक्योर प्रॉमिसरी नोट के नाम से कहा जाता है, ठीक है। चलिए, सर्टिफिकेट और डिपॉजिट मैंने कल पढ़ाया था, सीडी के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, आपको याद होगा। तो जो आगे की पंक्ति बैठी है उनसे पूछ लेते हैं सीडी के बारे में। आप बताना चाहेंगे सीडी के बारे में, क्या होता है सीडी, फुल फॉर्म क्या है, बताइए। लोन नहीं मिलता, बस इतना ही है। लोन के अलावा बस बताइए बताइए। संध्या जी। सर, ये बैंक और
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इशू किया जाता है और इसको जो है इंडिविजुअल खरीद सकते हैं और कॉपरेटिव जो कंपनीज होती है वो खरीद सकते हैं। ठीक है, कितना इसका वैल्यू होता है? 1 लाख ऐसे गुणा, लाइक 1 लाख 2 लाख ऐसे आप इसके कर सकते हैं। क्या ये सिक्योर होता है, अनसिक्योर होता है? ये सिक्योर होता है, ठीक है, ये सिक्योर होता है क्योंकि बैंक की गारंटी होती है, इसलिए यहाँ पे सिक्योर कहा जाता है और ये चीज आता है। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने इन सब चीज़ों पे बातचीत किया था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, टाइप्स ऑफ इशू में बात किया था। एक और इसके अंदर आता है जिसको बोलते हैं असबा। कैपिटल मार्केट के अंदर एक और शब्द आता है, इसका बोलते हैं असबा। सुना है आपने असबा कभी? पहले सुने? नहीं, कोई बात नहीं। इसकी फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट के नाम से कहा जाता है आपको असबा को। अब ये असबा होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। असबा एक तरीके से सेबी द्वारा 2008 में इसको लाया गया था। आप लोगों को मैंने कल आईपीओ और एफपीओ पढ़ाया था, याद होगा ना। अभी आईपीओ और एफपीओ में अंतर क्या होता है? कौन बताना चाहेगा? आईपीओ एफपीओ में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? गौतम जी, प्राची गौतम। वो लिस्टेड होते हैं। आईपीओ जो होता है वो अनलिस्टेड कंपनी के लिए होता है जो पंजीकृत नहीं होती है आपके शेयर मार्केट से, और एफपीओ होता है जो पंजीकृत होती है लेकिन नई सिक्योरिटीज को बाजार में उतारती है, ठीक है। अब अगर मान लो आप निवेशक हो, आप इन्वेस्टर हो, आप चाहते हो कि मुझे इस कंपनी के शेयर खरीदने हैं या मुझे इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर खरीदना है, तो सिंपल सी बात है, जब कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करेगी या कोई भी कंपनी नए सिक्योरिटीज को बाजार में उतारेगी, तो आप क्या करोगे? उसके दाम के हिसाब से उसका जो भी मूल्य होगा वो आप उसको पे करोगे, आपको शेयर मिलेंगे। ये तो करेंगे आप लोग, सिंपल सी बात है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ये तो एक प्रणाली है जिसके आधार पर ये चीज रखी गई है। होता क्या था कि कुछ सालों पहले ये कहानी होती थी कि इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, कंपनी को पैसा दिया, लेकिन होता क्या था कि जिसको पैसा मिलना था उसको पैसा तो मिल जाता था, लेकिन उसके बदले के वो शेयर उसको देता नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं एक समस्या होती थी, खासकर से निवेशकों के बीच में, क्योंकि निवेशकों का ट्रस्ट टूट रहा था। तो सिंपल सी बात है, जिस काम के मैंने पैसा दिया वो और मुझे वो चीज नहीं मिले तो मेरा ट्रस्ट तो टूटेगा बाजार से। और इसका कहीं ना कहीं एक तरीके से मान के चलिए कि कई सारी शिकायतें आती थी और सेबी को उसका निस्तारण करना पड़ता था कि भाई ऐसी शिकायतों को हम कैसे निस्तारण करें, क्योंकि ऐसे मसलों को कैसे सुलझाया जाए। अब ये तो डिस्प्यूट हो चुका है, विवादित तो है तरीके से, भाई मैंने उसके लिए पैसा दिया और वो चीज मुझे नहीं मिली और मुझे पैसा भी नहीं मिल रहा मुझे अपना, तो नुकसान तो मेरा ही हो रहा है ना इस तरीके से। तो ऐसी चीज के लिए सेबी द्वारा 2008 में असबा नाम की चीज को लाया गया। अब ये असबा कैसे काम करता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहां पर क्या होता है असबा में, जैसे मान के चलिए आप निवेशक हो, मतलब इन्वेस्टर, और आप शेयर किससे लेंगे? कंपनी से लेंगे। कंपनी नाम मान लेते हैं एबीसी, जो भी है, ठीक है। अब मान के चलिए कि इसने शेयर खरीदने के लिए कंपनी को जो भी अमाउंट था, जो भी उसने अमाउंट था, वो अमाउंट उसने कंपनी को दिया, कंपनी को नहीं मिला, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, विवाद होगा। और ये विवाद कहां जाएगा? सेबी के पास जाएगा। सेबी ऐसे मसले को सुलझाएगा, उसमें समय भी लगेगा। अब ये तो नहीं कि भाई सेबी ने कहा है बात मान जाओ, समय लगेगा इसमें। तो असबा नाम का एक तरीके से कॉन्सेप्ट को लाया गया सेबी द्वारा, जिसमें इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में क्या आ गया? बैंक आपका आ गया। बैंक क्या करेगा? यहां से इन्वेस्टर सीधे कंपनी को पैसा नहीं देगा, वो देगा किसको देगा? बैंक को देगा। बैंक क्या करेगा? एक मैसेज भेजेगा उस कंपनी को कि भाई आपने जो शेयर निकाले हैं ना, आपने जो अपनी सिक्योरिटीज बेचने को निकाली है, इस बंदे का इतना पैसा मेरे पास आ गया है। मेरी बात समझ में आ रही है?
यस और नो? इस बंदे का इतना पैसा मेरे पास आ गया है, जब आप उसको शेयर अलॉट करोगे या उसको शेयर्स दोगे या शेयर का बंटवारा आप करोगे, तब मैं आपको पैसा आपको वापस कर दूंगा। समझ में आ रहा है? अब इससे क्या हुआ कि जो निवेशक था उसका ट्रस्ट भी हो गया मेंटेन, कि मेरा पैसा सीधे कंपनी को नहीं गया, कहाँ रखा हुआ है? बैंक में। कंपनी को भी हो गया कि भाई मेरा पैसा बैंक में रखा हुआ है, वो मुझे पैसा दे देंगे जब मैं उनको शेयर दे दूंगा। तो जब ये इसको क्या दे देगा? शेयर दे देगा, तब बैंक उसको पैसा दे देगा। ये है अज़बा। समझे आप लोग? तो अज़बा का मेन कॉन्सेप्ट ये था कि निवेशकों के बीच में एक विश्वास को पैदा करना। भाई निवेशक पैसा क्यों लगाएगा? जब उसको पता तो चले कि पैसा उसको सुरक्षित है, जिसको पैसा दे रहा है उसके बदले उसको शेयर मिलेंगे। पता चला पैसा दे दिया और शेयर नहीं मिले, उसका तो नुकसान है, तो वो कहाँ जाएगा? इसीलिए सेबी ने 2008 में अज़बा नाम के एप्लीकेशन को यहाँ पर शुरुआत की। तो लिखिएगा अज़बा, इसका मतलब ही यही है ब्लॉक। ब्लॉक क्या हो रहा है यहाँ पर? आपका पैसा कहाँ पर ब्लॉक हो गया? बैंक की बैंक। समझ में ना आप लोग? देखिए अज़बा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, किसके द्वारा शुरुआत की गई? सेबी द्वारा। सेबी द्वारा कब लाई गई? 2008 में। 2008 में इसकी शुरुआत की गई। स्टार्ट कब किया गया? 2008 में इसको स्टार्ट आपका किया गया। ठीक है? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सेबी इन 2008। क्या हो दृष्टि? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सेबी, सेबी द्वारा इसको लाया गया सन 2008 में। ठीक है? इन्वेस्टर मतलब क्या होगा यहाँ पर? निवेशक। निवेशक को बोलेंगे इन्वेस्टर। आपका समझ गए? राइट? क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर कंपनी समझ गए आप लोग? कंपनी होगी, बैंक जानते हैं आप लोग। तो ये आप ऐसे चार्ट बना सकते हैं, लिख लीजिए उसके बारे में। सर बैंक एज अ इंटरमीडिएटरी काम कर रहा है। हाँ, एज अ इंटरमीडिएटरी काम। बैंक बेनिफिट लेगा, आपसे चार्जेस लेगा, अपना सर्विस चार्ज लेगा बैंक अपना। आमतौर पे आप जब भी कोई ऐसे टिकट बुक कराते हो, ऑनलाइन बुक कराते हो, तो कोई भी आप ऑनलाइन सेवा लेते हो तो उसके लिए जो भी वेबसाइट है वो आपसे चार्जेस लेती है। वैसे बैंक है तो यहाँ पर बैंक दोनों से लेगी। मतलब ये कि कुछ पैसे के जरिए आपका पैसा सुरक्षित है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसलिए इसको अज़बा के नाम से कहा गया। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। ये हिंदी में इसको यही बोला जाएगा। ये ठीक है, इसको हिंदी में इसको इसकी जो है, अच्छा लिखिए सेबी द्वारा सन 2008 में, सेबी द्वारा सन 2008 में इसको लाया गया ताकि निवेशक और कंपनी के बीच में सामंजस्य बना रहे। हाँ, जब वो शेयर अलॉट करेगा तब उसको पैसा मिल जाएगा कंपनी को। तो उसमें ये है ना कि इन्वेस्टर्स को एक सुरक्षा है कि उसको पैसा मिल रहा है। ये चीज, कोई डाउट किसी को यहाँ पे? सामंजस्य बना रहे। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? कल रात में मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था जिसमें अधिकांश लोगों ने कुछ डी लगाया था ऑप्शन, कुछ ने बी ऑप्शन लगाया था। याद होगा आप लोगों को क्वेश्चन? एक मैंने क्वेश्चन भेजा था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, आयुष्मान भारत के संबंध में पढ़ा था आपने क्वेश्चन। आयुष्मान भारत, ज्यादातर लोगों का आंसर यहाँ पर सी भी आया था, किसी डी और ए। तो यहाँ जो ए वाले हैं
इसमें छाया जी हैं, डीके हैं, अंकिता हैं, नहीं सॉरी इस नीरज, रूबी, मंजेश और सुरू, इन्होंने ऑप्शन नंबर ए लगाया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये एक योजना है सरकार द्वारा 2018 में इसको लाया गया, ठीक है। और ये योजना जो है खासकर से बीपीएल लोगों को एक तरीके से 5 लाख प्रति परिवार देने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई, ठीक है। दूसरा ये है कि ये सेकेंडरी और टर्शियरी बीमारी, जैसे जो बड़ी बीमारी आपकी होती है, जैसे मान के चलिए किडनी के डायलिसिस हो, हार्ट का पेशेंट हो, ये कोई भी बीमारी आपकी हो सकती है, उनको ट्रीटमेंट करने के लिए सरकार द्वारा व्यवस्था बनाई गई है। तीसरी बात ये है कि ये सिर्फ सरकारी अस्पतालों की नहीं है, ये जितने भी अस्पताल इम्प्लेंट हैं, मतलब जो गवर्नमेंट की लिस्ट में है, चाहे वो गैर सरकारी हो या सरकारी हो। अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल गए होंगे, वहाँ लिखा होगा कि यहाँ पर आयुष्मान कार्ड मान्य है, देखा होगा सबने। इसका मतलब क्या वो सिर्फ सरकार के लिए है? नहीं, वो सरकार और गैर सरकार दोनों के लिए इसको बनाया आपका गया। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। समझ गए आप लोग? आयुष्मान भारत वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट आपका होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला। देखिए, आपने शेयर मार्केट में शेयर बाजार की बात करें तो यहाँ पे 2 पशुओं का सबसे ज्यादा इस्तेमाल आपका होता है, एक है बियर और एक है बुल, मतलब बैल और भालू। अब भालू बोलेंगे बियर को, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि इन 2 जानवरों का दिखाने से क्या मतलब होता है? हाँ सक्सेना जी। ठीक है, और क्या कर रहे हैं? शेयर गिर रहे हैं। देखिए, 2 चीज होती है शेयर बाजार के अंदर। वैसे जानवर तो बहुत सारे होते हैं, आपका डॉग भी होता है, बता रहे हैं, ठीक है। स्टैक भी होता है, बारहसिंगा भी आपका होता है। स्टैक मार्केट होता है सट्टे का बाजार, उसको हम सट्टा बोलते हैं, उसको स्टैक के नाम से कहा जाता है। इस तरीके से कई सारी चीजें उसके अंदर होते हैं आपके, ठीक है। लेकिन आमतौर पर 2 ही जानवर आपके होते हैं, एक होता है बियर और दूसरा होता है बुल। अगर हम बात करते हैं बियर और बुल की बात करते हैं, तो बुल क्या करता है? मार्केट को हमेशा ऊपर करेगा, मतलब बैल जो करेगा मार्केट को। आपने किसी शेयर मार्केट देखिएगा, हमेशा वहां पर आपको सींग वाला बैल मिल जाएगा, जो इस तरह का देखा होगा। देखा किसी ने शेयर बाजार में? कि भारत के दुनिया के किसी भी शेयर बाजार चले जाइएगा, वहां पर आपको बुल मिलेगा बाहर। अब ये मत समझिए कि वहां पर इतनी लड़ाई होती है आपस में, बैल उछल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये मार्केट के लिए सिंबल है, ठीक है। अब क्यों होता है? क्योंकि इसके सींग जो होते हैं ऊपर होते हैं, इसलिए इसको कहा गया ऊपर की तरफ, ठीक है। और जहां हम बात कर रहे हैं बियर की, मतलब भालू की, वो क्या करता है? बाजार को नीचे की तरफ, क्योंकि उसकी गर्दन झुकी रहती है, उसकी गर्दन होती है वो झुकी रहती है, इसलिए उसको यहाँ पर कहा गया बुल और बियर, ठीक है। बुल का मतलब होता है कि प्राइस का बढ़ना। प्राइस कैसे बढ़ेंगे? जैसे मान के चलिए कोई चीज 10 रुपए की मैंने खरीदी, ठीक है, शांत हो जाइए, समझ लीजिए मार्केट को। जब कोई चीज मैंने 10 रुपए की चीज खरीदी और अब उसको लोग खरीदने चाह रहे हैं, उसके लेना चाह रहे हैं, तो मैं अपने साथ तय करूंगा कि मैं कितने रेट में उसको बेचूंगा। तो उसमें क्या करते हैं लोग? 50 रुपए या 100 रुपए, जो भी हो सकता है, मतलब मार्केट के हिसाब से वो वहां पर चलती बिडिंग, बोली। जितने रेट पे आप रुकोगे उतने रेट पे अगर वो मिलता है आपस में, खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच में, तब जाके वो चीज बिकती है, ठीक है। जो बुल जो होता है वो क्या करता है? बेचता है कम दाम करके, सॉरी बियर जो होता है कम दाम करके उसको बेचना शुरू कर देता है। अब कम दाम करके बेचने का क्या मतलब क्या होता है? सपोज करो मैंने ये चीज ली थी 100 रुपए में, ठीक है, इसके प्राइस हो गया 150 रुपए प्राइस, ठीक है, 150 रुपए हो गया। लेकिन हुआ क्या? मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रहा है, जी जा सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतना नीचे चला गया कि मेरा नुकसान और हो जाए। ये तो हो सकता है कि जो प्राइस पहले 100 रुपए था, 100 रुपए की वैल्यू कितनी हो गई? 150 हो गई। ऐसा समझो, आपने जमीन खरीदी, ऐसा समझो आपने जमीन खरीदी, जमीन जब आपने खरीदी तब उसका प्राइस था 100 रुपए गज, एग्जाम्पल है 100 रुपए गज। अब उसका हो गया 200 रुपए गज हो गया, ठीक है। लेकिन आपको पता चला कि बाजार में रेट कम हो रहे हैं, आप चाहोगे कि उसको जमीन को निकाल दो,
यही करते हैं आमतौर पे, जमीन को निकाल दो। कहीं ऐसा ना हो कि और नुकसान हो जाए हमें, कि 100 रुपए की चीज हमें 90 में मिले, किसी को ना बिके, तो क्या करते हैं कि उसको जितना जल्दी हो सकता है निकालने की कोशिश करते हैं ताकि नुकसान ना हो, इसलिए काम करते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर बीयर भी करते हैं। बीयर भी यही काम करते हैं कि एक तरीके से प्राइस को नीचे जब जा रहे होते हैं तब ऐसी स्थिति में ये तमाम चीजें यहाँ पर आती हैं। तो बीयर क्या करेगा, डाउनवर्ड्स, बीयर क्या करेगा, अब समझ गए सब लोग, यस और नो, ठीक है। तो दोनों में यहाँ पर खरीदा जाता है और बेचा जाता है, दोनों कंडीशन में यहाँ पे उसको रखा गया है। जब आप ज्यादा खरीदोगे, भाई जो बेचने वाला हो जो खरीदोगे तभी बिकेगा आपका माल, ये चीज है, ठीक है। इसके बाद इंडिया के 2 मेन कॉमन स्टॉक एक्सचेंज हैं, मतलब शेयर बाजार हैं। एक का नाम है बीएससी और दूसरे का नाम है एनएससी। क्या फुल फॉर्म है बीएससी एनएससी की? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इसे क्या बोलेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक है बीएससी है, दूसरा है हमारे सामने एनएससी। बीएससी के बारे में अगर बात करते हैं, ये एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है, पता आपको? जी हाँ, अगर हम बीएससी की बात करते हैं, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया। लिखते चलिएगा बीएससी एनएससी बना लीजिए साइड में, बीएससी एनएससी लिख लीजिएगा, लिखिएगा वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी, हाँ जी क्या बात, इसकी स्थापना हुई थी सन 1875 में। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर मैं कहूं कि किसने स्थापना की थी, जी हाँ, एक समूह था, वहां पर कुछ शेयर धारक बैठते थे, जिसको आज हम बोलते हैं दलाल स्ट्रीट। आप बॉम्बे में अब जब जाओगे, जहां पर बीएससी है उसको बोलते हैं दलाल। दलाल का मतलब होता है यहाँ पर इसको बोलते हैं एक तरीके से जो एजेंट्स टाइप के आपके होते हैं, वो खरीदने वाले से कमीशन लेते हैं और बेचने वाले से भी कमीशन लेते हैं, दोनों से लेते हैं। वैसे इनको कहता है नेटिव स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, लिखेगा इसकी स्थापना नेटिव शेयर स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, लिखेगा स्टॉक ब्रोकर। ब्रोकर आप जानते हैं, जो ब्रोकर आप जानते हैं, ब्रोकर जो होता है बिचौलिया। जैसे आप किसी बड़े शहर में जाओ, आपको मकान लेना है, प्रॉपर्टी डीलर्स को बोलते हैं, और बोलते हैं प्रॉपर्टी डीलर है ये, वो क्या होते हैं, नाम की प्रॉपर्टी होती है, वो सिर्फ आपको प्रॉपर्टी दिखाते हैं कि ये प्रॉपर्टी है, ये है, तो वही है। एक ब्रोकर का मतलब हो गया यहाँ पे बिचौलिए तरीके से, तो स्टॉक ब्रोकर, ठीक है। स्टॉक का मतलब स्टॉक ही बोलेंगे, यहाँ पे स्टॉक को हिंदी में भी स्टॉक ही बोलेंगे, ठीक है। स्टॉक शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, एक संगठन है स्टॉक ब्रोकर शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, संगठन। जहां पर लिखा एसोसिएशन, लिखे ब्रैकेट में संगठन, संगठन है ये स्टॉक ब्रोकर्स का, ठीक है। यहां पे 5,500 से ज्यादा कंपनी क्या है, लिस्टेड हैं या पंजीकृत हैं, ठीक है। 5,500 से ज्यादा कंपनी क्या है, लिस्टेड है या फिर क्या ये पंजीकृत है। देवर लिस्टेड और देवर, ठीक है, 5,500।
5500। और ये जो सूचकांक देता है, सूचकांक समझते हैं इसका, इसके सूचकांक को क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही कहा। इसका जो सूचकांक है उसको बोलते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स, ठीक है, सेंसेक्स के नाम से कहा जाता है इसके सूचकांक को, इंडेक्स को क्या बोलते हैं? सेंसेक्स। जैसे ये हर स्टॉक एक्सचेंज का आपको अलग अलग मिलेगा। भारत में बीएससी का सेंसेक्स है, एनएससी का दूसरा बताएंगे आपको अभी, ठीक है। ऐसे ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन सा है? न्यूयॉर्क। पता है आपको? लिख लीजिएगा साइड में, दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट, दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट, इसका नाम क्या है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। उसका जो सूचकांक है वो क्या है? उसका सूचकांक मालूम है? इंडेक्स क्या है उसका? जैसे बीएससी का सेंसेक्स है, उसका क्या है? एनी आइडिया सक्सेना जी? नहीं, कोई बात नहीं। डाउ जोन्स, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीजे, तो याद जाएगा डीजे। शॉर्ट में बोलते हैं उसको डीजे के नाम से कहा जाता है, ठीक है। डाउ जोन्स, डाउ जोन्स ये वहां का शब्दावली है अमेरिका की, उसको डाउ जोन्स के नाम से बोलते हैं। शॉर्ट में डीजे, डीजे याद हो जाएगा ना आपको, डीजे समझ जाएगा, ठीक है। थ्री, चलिए अब यहाँ पे जो दिखाता है, आपने देखा होगा कि न्यूज, जब आप न्यूज आती है क्या सेंसस क्या होता है? सेंसिटिव एक सूचकांक होता है जिसके बारे में जो जो कंपनी पंजीकृत होती हैं उन कंपनियों के बारे में एक जानकारी होती है कि इस कंपनी के शेयर ये रेट चल रहा है। किसी के दाम बढ़ते हैं, किसी दाम घटते हैं। आपने देखा होगा उसमें लाल और हरे को दिखाता है। जब वो लाल होता है इसका मतलब प्राइस नीचे जाएगा, एरो जब नीचे जाएगा तो लाल होगा, जब एरो हरा दिखाएगा प्राइस क्या होगा आपका? इंक्रीज करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। वही बात जब सेंसेक्स जब दिखाता है तो जो शुरुआती तौर पर दिखाएगा वो दिखाएगा टॉप 30 कंपनीज की, टॉप 30। ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स जो जारी करेगा, वैसे कंपनी सभी होती हैं, लेकिन जो वो पट्टी आती है, देखा आपने किसी भी न्यूज चैनल के नीचे आपने देखा पट्टी आती है, पहले पट्टी आया करती थी, उसमें हेडलाइन लिखी होती थी, वैसे ही जारी होता है कि इस कंपनी के प्राइस कितने बढ़े, इस कंपनी के प्राइस कितने घटे, दिखाता है इस चीज को। तो सेंसेक्स का बाजार जो भी होता है उसमें टॉप 30 कंपनी लिखिएगा, जो टॉप 30 कंपनीज होती है, देखिए सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज को दर्शाया जाता है, टॉप 30 कंपनीज को दर्शाया जाता है। जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं उनके बारे में होता है। अभी क्या ये कंपनी कैसे होती हैं, कैसे हम उनको दर्शाते हैं? तो ये होता है उनकी पूंजी के आधार पर, मतलब कैपिटल के आधार पर। शेयर बाजार में कैपिटल को 3 पार्ट में बांटा गया है, एक है लोअर कैप, एक है मिड कैप और दूसरा है उससे ऊपर कैप, हायर कैप। हायर कैप जो होता है जिसके पास 10,000 करोड़, ऐसी कंपनी जिनके पास संपत्ति 10,000 करोड़ से ऊपर की है, 10,000 करोड़, ठीक है। अभी लिखवा देंगे आपको, ये लिख लिया बीएससी, समझ में आ गया? सेंसेक्स पता है क्या? आप जानते हैं सेंसेक्स की फुल फॉर्म है? सेंसेक्स की भी फुल फॉर्म है, पता है किसी को? सेंसिटिविटी इंडेक्स, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी इंडेक्स। क्या हो गया? ये ना डाउ जोन्स, डीजे, क्या हो गया? हट जाओ।
हो गया जी सबका? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इतना शेयर मार्केट मैं ऐसे ही ऊपर से भाग रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा कुछ समझने के लिए जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन चीज ही ऐसी है, हम कोशिश करें कि आपको समझ में आ जाए एक ही चीज को, ठीक है? इसलिए जो आपको फैक्चुअल चीजें हैं, हाँ दृष्टि अभी आता हूँ अभी आता हूँ स्मॉल कैप, ठीक है, मिड कैप और हायर कैप, इससे रखा गया है। लार्ज मिड या लार्ज कैप, मिड कैप और आपका स्मॉल कैप, ठीक है? तो टॉप 30 कंपनी से बताया जाता है, ठीक है? आ रहा है, ठीक है? टॉप 30 कंपनीज है, ठीक है? लार्ज कैपिटल का मतलब होता है जिसकी सबसे ज्यादा कैपिटल होती है, ये उन कंपनियों रखा जाता है जिनके पास 10,000 करोड़ से ज्यादा पूंजी है। कितनी पूंजी है? 10,000 करोड़ से ज्यादा। आई है 10,000 करोड़ से ज्यादा की क्या उनके पास पूंजी है, उनको हम बोलते हैं लार्ज कैप। मिड कैप होता है 2,500 से 10,000 करोड़, लिख लीजिएगा, मिड कैप 2,500 से 10,000 करोड़ की पूंजी। लार्ज कैप लिख लिया 10,000 करोड़ के ऊपर वाली, ठीक है? मिड कैप मतलब बीच की, मिड मतलब बीच का, मिड कैप मतलब कैपिटल, लिख दूं? लार्ज कैप 10,000 करोड़ के ऊपर, लार्ज 10,000 करोड़ के ऊपर, लिख लिया? मिड कैप 2,500 से 10,000 करोड़, 2,500 से 10,000 करोड़, 2,500 से 10,000 करोड़, लिख लिया? स्मॉल कैप बिलो देन 2,500 से कम, 2,500 करोड़ से कम, जिनकी पूंजी 2,500 करोड़ से कम है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्मॉल कैप, ठीक है? समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो 3 कैपिटल है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप की क्या कितनी पूंजी होती है? 2,500 करोड़ से कम, मिड कैप 2,500 से 10,000 करोड़, लार्ज कैप 10,000 करोड़ से ज्यादा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट सभी लोगों को? कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बीएससी के बारे में, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एनएससी के बारे में। एनएससी को लेके यदि फेरवानी कमेटी, कौन सी कमेटी है? फेरवानी कमेटी या फेरवानी समिति, लिख लीजिएगा। फेरवानी समिति लेकर आई थी एनएससी को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, और उसको स्थापित किया गया था 1992 में। बहुत बढ़िया। 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? एनएससी। एनएससी को क्या बोलते हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसको राष्ट्रीय में लिख देना कहीं, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में लिख देना कहीं, गलती से हिंदी समझिए तो इसको एनएससी ही बोलेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ही बोलेंगे। समझे आप लोग? कहीं आपने इसके हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया तो ये राष्ट्रीय हो जाएगा, राष्ट्रीय नहीं है, इसको एनएससी ही बोलेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ही बोलेंगे इसको। समझे आप लोग? यस और नो? शेयर मार्केट कुछ ऐसी शब्दावली है जो इंग्लिश में ही प्रोनाउंस की गई है। समझे आप लोग? अब जैसे हम इसको यहाँ पे बैल और भालू नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बुल और बियर ही बोलते हैं। आमतौर पे हम उसको ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा, लेकिन जैसे हम बात करते हैं वहां पर उसको बुल और बियर मार्केट बोलते हैं, बुलियंस, बिलियंस, ऐसे नाम को शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। शेयर मार्केट में इन शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आए पूछ लीजिएगा, दोबारा समझा दूंगा उसको। लेकिन जो शब्दावली है वो हिंदी और इंग्लिश में इसमें कॉमन ही चलती शब्दावली इसमें। जैसे अजबा तो अजबा ही बोलेंगे उसको, हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ठीक है? वैसे बीएससी का बॉम्बे ही रहेगा, मुंबई नहीं होगा, ठीक है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलेंगे, इसको राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज नहीं बोलेंगे, एनएससी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ही बोलेंगे। क्लियर है? आपकी जगह सही है? चलिए ठीक है। ये कब आया था? 1992 में, 1992 में इसको लाया गया था। फेरवानी कमेटी इसको लेकर आई थी और ये टॉप 50 कंपनीज को बताता है। जैसे यहाँ पे 30 थी, यहाँ कितनी है?
टॉप 50, ठीक है। और इसका जो सूचकांक है, जो इसका इंडेक्स है, बहुत बढ़िया, फुल फॉर्म पता है इसकी फुल फॉर्म है निफ्टी, नेशनल 50, ठीक है। नेशनल 50 इज अ फुल फॉर्म ऑफ द निफ्टी। ठीक है, ये 1600, यहां पर 1600 ज्यादा कंपनी क्या पंजीकृत हैं या लिस्टेड है? यहां पर 1600 से ज्यादा कंपनीज क्या है पंजीकृत हैं या फिर क्या है लिस्टेड? हो गया, क्लियर है? तो बीएससी एनसी क्लियर हो सबको? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे कि बीएससी जब था तो एनएससी जाने की जरूरत क्यों पड़ी? जब बीएससी था, सर ये पूरा ऑटोमेटेड है एनएससी। कैसे ऑटोमेटेड है? तो मैंने पढ़ा था लेकिन ये ऑटोमेटिक कैसे, मतलब ऑटोमेटिक क्या हो जाता, मतलब सर थोड़ा सा लिखा था। कोई बात नहीं, देख लीजिए। और कोई बताइए, तब तक ढूंढ रहे हैं। हाँ जी, जब बीएससी था तो एनएससी जाने की जरूरत क्यों पड़ी? सृष्टि इधर वाली, सर ये नेक्स्ट इंडेक्स इसका निफ्टी है, सूचकांक निफ्टी। हाँ जी जी सृष्टि, सर बीएससी सिर्फ बॉम्बे के लिए थी। ऐसा नहीं, सर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड करते हैं इसमें क्या नहीं होता? इसमें ऐसा नहीं लिखा था सर, इसमें लिखा था। ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड था, उसके बाद ये भी बन गया, दोनों सेम है। जी हाँ बताइए, कोई तो रीजन रहा होगा ना। सरकार, भाई सरकार बेवकूफ तो है नहीं, ये ने कहा भाई एक और बना दो, जब एक चल रहा है एक और बना दो। पॉइंट और है, एक बड़े मतलब बड़े अमाउंट पे वर्क कर रही थी और एनएससी मतलब एवरेज अमाउंट पे वर्क कर रही थी। अमाउंट की तो अमाउंट तो अलग चीज होगी। लेवल पे ऐसा तो नहीं है कि कैपिटल ना ये था एशिया के लिए कर रही हो इंडिया के लिए? जी, क्यों जी, इंडिया, मैंने पढ़ा था ना इंडिया लार्जेस्ट के लिए। एनएससी मतलब एक्सचेंज इंडिया का लार्जेस्ट। नहीं, इसमें इंडिया और सब कोई मतलब ही नहीं बनता। बताइए बताइए और बताइए बताइए। सर आप बता दीजिए। मैं आऊँगा ना, मैं तो आऊँगा, मैं पहले आपके व्यूज जानना चाहता हूँ ना। मैं बोल दूँगा फिर आपको सोचो कैसे, भाई कुछ तो सोचो। हाँ गायत्री, ऑटोमेटिक यही था बस, कोई बात नहीं। देखिए आपने बीएससी के बारे में सुना, ट्रांसपेरेंसी, अभी हम बात नहीं। देखिए बीएससी के बारे में बात करते हैं। बीएससी हम जानते हैं कि एशिया का भी है तो इंडिया का सबसे पुराना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था कि जो हमारे जॉबर्स का मतलब होता है जो ब्रोकर, यहाँ पे जो ब्रोकर होते थे इनकी मोनोपोली चलती थी। मोनोपोली मतलब जिस कंपनी जिसके रेट को चाहे नीचे गिरा दें, जिसको चाहे ऊपर बढ़ा दें। तो जो हमारे विदेशी निवेशक थे, जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, उनको खतरा था कि यार ये तो इंडिया में हम कैसे हम बिजनेस कर पाएंगे, इंडिया में पैसे कैसे लगाएंगे जब यहाँ पे पूरा मार्केट जो है वो जॉबर्स के हाथों में है। जो दलाल हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मेरी बात को समझिएगा, अगर कोई भी चीज़, जैसे मान के चलिए आप कहीं आप काम करते हो, उस बंदी की दादागिरी चलती है, वो जो बंदा कहेगा वही मानना पड़ेगा, ठीक है। फरमान जारी हो गया उसका, आपने फरमान पढ़ा होगा हिस्ट्री में, ठीक है, कि फरमान जारी कर दिया गया है कि सब जो कह दिया गया है वो सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये समस्या थी हमारे विदेशी निवेशकों को। आप एनएससी जब खोलोगे तो खास कर से वहाँ पे जितनी भी कंपनियां हैं, ज़्यादातर बाहर की कंपनी, जैसे पेप्सी, कोको कोला, ये जितनी कंपनियां हैं, इन कंपनियों को डर था, इनको डर था बीएससी में जो कामकाज होता है वो कामकाज सही नहीं है, इसीलिए एनएससी आई और एनएससी के साथ साथ आया सेबी।
समझे आप लोग? सेबी को भी इसलिए लाया गया ताकि इस बाजार को कंट्रोल कर सके, इस बाजार के जो नियम कायदे हैं उनको बना सके और उनको देखरेख कर सके। क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक तरीके से जो लोकल थे ना उनकी दादागिरी चल रही थी, जिसकी वजह से ये लोग ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या NSE को यहाँ पर आपका लाया गया। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? क्लियर है यहाँ पे? यहाँ पे ब्रोकर जैसा कोई सिस्टम नहीं है। ब्रोकर यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल है, गवर्नमेंट को देखरेख कर रही है। यहाँ पे भी अब गवर्नमेंट कंट्रोल ये भी आ गया, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हावी था। छोटी सी बात है, अगर मैंने आपको कल एक मूवी का नाम बताया था, हर्षद मेहता वाली मूवी बिग बुल स्कैम 1992, आपने देखा था कि कैसे एक कंपनी जिसके कुछ भी नहीं था उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ऐसे करते थे ये, हमारे जितने भी वहाँ पे थे शेयर बाजार में ऐसे ही करते थे। जिसका कुछ नहीं था उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और जिसका बहुत कुछ था उसको नीचे गिरा दिया। इस तरीके से ये लोग काम करते थे, मैनिपुलेट करते थे चीज़ों को, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पे। तो इसीलिए जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनको खतरा था कि भाई हम कैसे बिजनेस कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे काम होता नहीं है, वहाँ तो ढंग से काम किया जाता है, लेकिन भारत में व्यवस्था अलग चल रही है। इसलिए यहाँ पर NSE को लाएगा। ठीक है, अब डालेगा हेडिंग सेबी, सिक्योरिटी लिखेगा भारतीय प्रतिभूति, हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से कहा जाता है आपका। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में। मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। आपने पढ़ा था 1988, ये टेम्पररी थी, ये ट्रायल बेसिस पे लाया गया था, लेकिन जब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया इसको तो 92 से इसकी डेट वो रखी गई। ठीक है, सेबी को लाने वाली समिति का नाम क्या होता है लिखिएगा। जिस कमेटी ने लेकर आई थी उसका नाम था नरसिम्हन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी द्वारा सेबी को लाया गया था। नरसिम्हन कमेटी ने बहुत कुछ और चीजें की थी, ये हम पढ़ेंगे अभी क्लास में। जब हम आर्थिक सुधार पर बात करेंगे तब आपको नरसिम्हन कमेटी ने क्या क्या किया था इसके बारे में चर्चा करेंगे। नरसिम्हन कमेटी द्वारा लाया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेड ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई में इसका क्या है, हेड ऑफिस है। इस समय वर्तमान में इसके अध्यक्ष या इसके चेयरमैन कौन है? क्या बात है, माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच, ये क्या है, इसके अध्यक्ष हैं या इसकी अध्यक्ष। ठीक है, चेयरमैन है, चेयरपर्सन के लिए कौन है इसमें? आपके माधवीपुरी बुच के नाम से इनको कहा जाता है। तो किस समिति द्वारा लाया गया था? नरसिम्हन समिति द्वारा लाया गया था। कब आया था ये? 12 अप्रैल 1992 में
इसी में सेबी एक्ट आया था, सेबी कानून 1992 भी इसी तारीख से लागू किया गया। क्या हुआ गायत्री, बड़े परेशान लग रहे हो? ठीक है सब पक्का? चलिए क्लियर सबको यहाँ पे? सेबी के बारे में क्लियर है? सेबी कब आया था आपका? 12 अप्रैल 1992 में। अगर आपसे पूछा एक तरीके से आंशिक रूप से मतलब टेम्पररी जब लाया गया था तब था 1988 टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी 1988 था, लेकिन एक्चुअल जो डेट इसकी है वो 1992 है। इसकी कौन सी कमेटी थी? नरसिम्हन कमेटी, लिख लीजिएगा, नरसिम्हन कमेटी के द्वारा इसको लाया गया था। और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? माधवी बी बुच। कल आप लोगों को पीडीएफ मिल गई थी, टेलीग्राम पे डालती थी, नहीं मिली? मिल गई थी ना? नहीं मिली थी? होता क्या है कि व्हाट्सएप पे मैसेज बहुत सारे आते हैं, आपके शेड्यूल तो होता ही, वो शेड्यूल के अलावा कई सारे, तो उसमें पता लोगों को खो जाती वो चीज़, ठीक है। अभी लड़के वाले बहुत शांत थे, उनको कोई पता नहीं, आराम चल रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं। ये तो था हमारा ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, इन सब के बारे में बात किया हमने। किसी पर कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इन सब के बारे में हमने बात की, ठीक है। शॉर्ट टर्म मार्केट कौन सा मार्केट होता है, किसको कहा जाता है? शॉर्ट टर्म मार्केट कौन सा होता है, कौन बताएगा? मनी मार्केट। लॉन्ग टर्म मार्केट कौन सा होता है? कैपिटल, ठीक है। कॉल मनी मार्केट के कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं, कौन बताएगा? आप जी बताइए, होते हैं। कॉल मनी मार्केट के कौन कौन से सेगमेंट सबके होते हैं? कॉल मनी मार्केट के 3 सेगमेंट थे, उधार मिलता था उनमें, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 1 साल तक का मिलता था। क्या बोलते थे उन्हें? आप आए थे क्लास में? शायद नहीं, पर पक्का नहीं अपने आप में। अच्छा फीवर आ गया, अरे अरे अब चला गया, चलिए कोई बात नहीं। कौन बताएगा? कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ठीक है। फॉर 1 डे फॉर कॉल मनी, नोटिस मनी 2 to 40 days और टर्म मनी 15 to। आपने हाथ रेस किया था अभी? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, क्वेश्चन बहुत सारे मेरे पास, पुराने भी हैं। अब हम बात करेंगे अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। लिखेगा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, असंगठित बाजार। लिखा मोनोपोली, मोनोपोली एक अधिकार, मोनोपोली एक अधिकार, लिखते रहिए। डुओपोली, मोनोपोली एक अधिकार, एक अधिकार, ठीक है, लिख लिया। डुओपोली द्विग अधिकार, क्या हो गया? उसके बाद लिखेगा ओलिगोपोली, ये तो मैंने लिखवाया था शायद। अल्प अधिकार, अल्प अल्प अधिकार,
उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, क्लियर? परफेक्ट कंपटीशन। उसके बाद है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, उसके बाद है मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक, एकाधिकार प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक एकाधिकार प्रतियोगिता। बचपन में गेम आता था उससे बोलते हैं व्यापार, बिजनेस। खेले होंगे आप लोगों ने, डॉलरों में, रुपयों में, जेल में जाना पड़ेगा, याद होगा आप लोगों को, ठीक है? उसमें शब्द आता मोनोपोली, पता आपको क्या मतलब क्या था मोनोपोली का? सर जहाँ पर सिर्फ एक ही फैक्ट्री चल रही हो तो पूरा मार्केट होता है, जहाँ पे बहुत सारे सेलर तो बायर होते हैं, बायर सेलर सिर्फ एक तो बायर बहुत सारे। देखिए मोनोपोली बिल्कुल सही कहा, मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली, ये सारे के सारे क्या है? ग्रीक शब्द है, ये सारे ग्रीक शब्द है। मोनोपोली का मतलब यहाँ पर यह है कि एक आदमी यहाँ पर खरीदने वाला, बाकी सब, एक आदमी बेचने वाला है, बाकी सब खरीदने वाले। मतलब मोनो का मतलब होता है सिंगल, और पॉली मतलब होता है सेलर, मतलब सिंगल सेलर, मतलब एक ही आदमी यहाँ पर जो है वो बेचने वाला है, सिंगल सेलर, एक ही आदमी है, ओनली वन पर्सन। उसके पास पूरा अधिकार है, वो जिस रेट में चाहे उस रेट में बाजार में चीजों को बेच सकता है। अब आप कहेंगे वो कैसी चीजें होंगी? कौन होगा ऐसा इंसान जो पूरा अधिकार अपने पास लेके बैठा, जिस रेट में चाहे उस रेट में बाजार में बेचे? क्या लग रहा है? गवर्नमेंट की पर्सन बहुत सारी जैसे डिफेंस की। गुड, और बताइए अब गवर्नमेंट में कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है ऐसे? लेकिन आप स्केल तो नहीं करते ना उसको। क्या हो सकता है? सोचिए जरा, सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि मोनोपोली आपके हिसाब से आपके आसपास कौन से ऐसा बाजार है जो लगता है कि मोनोपोली है? हाँ जी, जियो, रिलायंस, ये इसके बाद आपके पास चॉइस है ना कि आपका वोडाफोन भी है, जियो भी है, एयरटेल भी है, चॉइस है ना, तो एक कहाँ है इसमें? पैसे सिर्फ बाद में छाप सकते हो आप। ऐसा तो नहीं है, आप छाप सकते हैं। चलिए इन्हों तो पैसों से छापने वाली बात चीज अलग है, वो तो अलग है, वो तो उसको करेंसी कर रहा है। लेकिन हम तो हमारे पास जो सेविंग में आ रहा है, चाहे वो कोई पैसा आ रहा है, वो जमा है आपके अकाउंट में, आप विड्रॉल कर रहे हो, अलग बात है। जैसे इसरो ऐसा वो ही कर सकता है, ऐसे मतलब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, और कोई नहीं कर सकता। ओके, और बताइए फटाफट बताइए क्या हो सकता है? जैसे मोनोपोली की बात करें, जैसे रेलवे, क्या लगता है आपको रेलवे के बारे में? अगर कल को सरकार ये कहे कि भाई मुझे अपने टिकट को बढ़ाना है, तुम्हें चलना है तो चलो, तो आप कहोगे नहीं मुझे चलना, तुम्हारी ट्रेन से जाऊंगी, मैं अपनी लाइन बिछाऊंगा घर के बाहर, ठीक है, और खुद लेके ट्रैक लेके चलूंगा, ऐसा करोगे? पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। रेल, अगर आपको किसी ऐसी जगह जाना है जहां पर सिर्फ और सिर्फ रेलवे ही साधन है और कोई नहीं है, तो आपका रेलवे तो बचा। ये सुनो, उससे कहा कि भाई मैं तुम्हारे जनरल टिकट बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो क्या करोगे? उससे कहोगे नहीं, मैंने अपने भाई को बर्थडे गिफ्ट दिया था, रेलवे ट्रैक दिया था, उसे लेके चलेंगे, जो ऐसे घूमता रहता है।
ये करेंगे? नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? ये हो गया। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, अगर कल को यूपीपीसीएल कहता कि भाई मुझे आपके जो फेयर यूनिट है उसको बढ़ाना है, मुझे उसको इंक्रीज करना है, तो आप कहोगे नहीं हम पर बिजली लेते जाओ, हम अपना खुद का खंभा गाड़े घर के बाहर, खुद का ट्रांसफार्मर लगाएंगे, ऐसा करेंगे? पॉसिबल है? हाँ जी। सोलर तो अलग है, सोलर अभी इतना लोग जागरूक नहीं हुए, धीरे धीरे चल रही है। कहने का मतलब ये है कि जिन जिन घरों की अगर हम लोकल बात करेंगे तो ऐसा करना क्या कर सकते हैं? नहीं, आपको जो दिया वो लेना पड़ेगा, आपके पास कोई उसका अल्टरनेटिव नहीं है, यू डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव है उसका आपके पास नहीं है, आपको लेना पड़ेगा। ये तो जो खुद का खंभा गाड़ निकलोगे, हमारी बिजली आ रही है, वो कंटेंट डालेगा इस पे, पॉसिबल नहीं है। ये समझ आ रहा है आप लोगों को? इसको क्या बोलेंगे? मोनोपोली। तो ज्यादातर जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, उन सब में मोनोपोली चलती है। अब आप जैसे आप फॉर्म भर रहे हो पैट का, कितना रुपए फीस है? 175, 180, ठीक है। अरे 200, ठीक। सरकार कह रही है मुझे 500 रुपए करनी है, कह सकते सरकार? भरना पड़ेगा आपको, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। ठीक है, यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है? तो जहां जहां पर गवर्नमेंट का रोल है वहां पर क्या है? मोनोपोली है। क्लियर है सबको? यस और नो? ठीक है। अगला आपके सामने है डुओपोली। डुओपोली का मतलब होता है कि कंपटीशन जो है लेकिन दो लोगों के बीच में, तीसरा एग्जिट नहीं करता। अभी सोचो कि ऐसा क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन दो लोगों के बीच में, तीसरा एग्जिट नहीं करता है, क्या हो सकता है? बताइए जरा। ये कौन सा कंपटीशन की बात कर रहे हो? सभा वाले कहाँ जाएंगे? एग्जैक्टली। अगर कोल्डे की बात हम करते हैं तो कोल्डे में 2 ही कंप्यूटर हमारे हैं, बाकी तो सारे उन्हीं की सब्सिडीज हैं। हम सब जितनी भी है मेरिंडा, ये सब आपके कोका कोला की ही, पेप्सी की सब्सिडीज हैं। कोका कोला हो गया आपका, पेप्सी आपका हो गया, एक और सोचो। नहीं, वो तो गिफ्ट गुड्स का आपको जाएगा। क्या चीज? पेट्रोल, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम। उनका 3-4 रिलायंस का भी तो है उसमें, उसका रेट तो सेम है ना, रेट में कोई चेंज ही नहीं है, रेट तो सब इक्वल चलता है उसमें। पेट्रोल का आपको मोनोपोली पार्ट कैसा आएगा? और क्या हो सकता है? सोचो जरा। टी कॉफी नहीं है, टी कॉफी को तो घर पे बना लो चाय। जोमेटो, स्विगी, कौन सा है? सर अभी ये इंडिया मतलब इसका गवर्नमेंट ही एक मैं खाने वाली बात कर रहा हूँ। डिलीवरी ऐप हाँ, है ना? कौन सा है? सर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही वो कर रही है ऐप, तो बहुत ज़्यादा नहीं आया है तो दिल्ली और मैं आगे ओला बात उबर, सर ओला उबर कह सकते हैं, ओला उबर। वैसे और भी सारी टैक्सी कार है, रैपिडो बहुत सारी है। ठीक है, मतलब ऐसा बाजार जहाँ पे दो लोगों के बीच में चल रहा है कंपटीशन, दो लोग, इससे एग्जिट ही नहीं करता, उसे क्या बोलेंगे? डुओपोली। मतलब ऐसा बाजार जहाँ पे सिर्फ दो लोगों के बीच चल रहा है, उसे क्या बोलेंगे? डुओपोली। क्लियर है? तो अगर आपसे कहेंगे डुओ मतलब क्या होगा? बिटवीन टू, दो लोगों के बीच में कंपटीशन क्या बोलेंगे? डुओपोली। उसके बाद है आपका ओलिगोपोली। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, कुछ लोगों के बीच में चल रहा है कंपटीशन तो है, इसका मतलब क्या होता है? फ्यू, मतलब कुछ लोगों के बीच में। अभी कुछ लोग कौन होंगे? कुछ मतलब ज्यादा नहीं है, कुछ ही हैं। जैसे आपने कहा मोबाइल टेलीकॉम आपका हो गया, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये तो है, या बीएसएनएल। हिंदुस्तान और मान लिया आपकी बात को, अखबारों के बीच कंपटीशन चला दी। ठीक है, ई कॉमर्स हो गया, आपका डीटीएच सर्विस आपका हो गया, आपका हाँ एयरलाइन इंडस्ट्रीज आपका हो गया, आपकी एयरलाइन इंडस्ट्रीज हो गया, सारी चीज होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आपका ओलिगोपोली। मतलब कंपटीशन तो है वो कुछ ही लोगों के बीच में है, ज्यादा लोगों के बीच में नहीं है यहाँ पे, उसको क्या बोलेंगे? आपका ओलिगोपोली। ठीक है, अल्प अधिकार के नाम से उसको यहाँ पर आपका कहा आपका जाएगा।
इज इट क्लियर टू यू? यस और नो? अगला है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक मतलब होता है कई सारे लोग खरीदने वाले, कई सारे लोग बेचने वाले। मतलब कई सारे लोग खरीदने वाले हैं, कई सारे लोग बेचने वाले हैं। ये क्या हो सकता है आपका? सोचो जरा वाकिल साहब, वकील। आपकी डेली नीड्स की चीजें। अब जरूरी हो रही है कि जो सोप मैं इस्तेमाल करता हूँ वो सोप मेरे घर में सभी लोग इस्तेमाल करते हो? कैट और 5 स्टार। अरे बस हो सकता है, ठीक है। अब देखिए सोप की बात करते हैं, किसी चाहिए कि सोप उसका ज्यादा लंबा चले, होता है ना, सबकी चॉइस होती है। किसी को उस फ्रेग्रेंस से सोप चाहिए होता है, किसी को जैसे ज्यादा झाग दे। पतंजलि टावर वगैरह ये सारे कंज्यूमर गुड्स आप कितने सही बता रहे हो, फिर भी तो हंस रहे हैं। नहीं सही बता रहे हो आप, सही बता रहे हो, सही बता रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंज्यूमर गुड्स आपके हैं, जो डेली नीड्स की चीजें हैं, इनको बोलेंगे एफएमसीजी। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? एफएमसीजी बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जितने भी आपकी डेली, जो आपकी डेली मतलब जो डेली आप उसको रोजाना इस्तेमाल आप करते हो, आपका साबुन, आपका तेल, आपका शैम्पू, आपका डिओ, आपका जो भी है व्हाटएवर, समझ गए ना आप लोग, जिनका डेली इस्तेमाल आप कर रहे हो, मतलब रोजाना चीजों में इस्तेमाल करने चीजों को कहाँ रखेंगे हम? मोनोपोलिस्टिक में, एकाधिकार प्रतियोगिता में। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? हाँ या ना? कोई डाउट किसी को यहाँ पे? क्लियर है? तो मोनोपोलिस्टिक क्या हो गया कि कई सारे लोग खरीदने वाले, कई सारे लोग बेचने वाले। मोनोपोली में क्या है? एक ही बंदा बेचने वाला, भाई उसका दबदबा चल रहा है। डुओपोली में क्या है? दो लोगों के बीच में कंपटीशन है, ठीक है। और ओलिगो मतलब क्या है? कुछ ही लोगों के बीच में क्या है? कंपटीशन है आपका। तो ये हो गया आपका डुओपोली, ओलिगोपोली और आपका मोनोपोलिस्टिक। ये हो गया यहाँ पे पक्का? चलो समझ में आ रहा है? चलो आगे चलें। अगला आपके सामने है परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता। ये क्या होगा? ये कौन सा बाजार ऐसा होगा? पूर्ण प्रतियोगिता वाला कौन सा बाजार हो सकता है? जिसमें से दोनों एक दूसरे को बराबर में टक्कर दे दे। परफेक्ट कॉम्पिटिशन तभी तो होगा सर। एक जैसे प्रोडक्ट जैसा ये वो होता है कि जहां पर आप बाजार चले जाओ, सेम प्रोडक्ट आपको सेम प्राइस में मिलेगा पूरे बाजार में। आप लोग सब्जी लेने जाते हैं? कितने लोग बिल्कुल नहीं आज तक? आज तक नहीं गए सब्जी लेने? नहीं गए, कोई बात नहीं। और घर के दाल आटा चावल कितने लोग नहीं गए? सेम लोग हैं कोई कैटेगरी? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जो लोग नहीं गए अब उनके लिए बताना पड़ेगा, और जो लोग गए हैं उन्हें सब मालूम होगा। जब आप देखते हो कि अगर कोई रेट बढ़ता है, जैसे आपके टमाटर का रेट है, सर ये तो पता है सर, अगर आलू 20 रुपए किलो तो हर किसी के पास 20 रुपए किलो मिलेगा। तो ये आपका क्या परफेक्ट कंपटीशन। सर 15 को भी मिलते हैं छोटे वाले। शांत शांत शांत, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आपकी, आवाज है। तो कैमरा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए गायत्री जी पानी पी लो। चलिए कोई बात नहीं। परफेक्ट कंपटीशन के बारे में कहा जाता है कि आपका पूरे बाजार में एक ही दाम चलेगा, पूरे बाजार में एक ही दाम चलेगा। जैसे आपकी ज्वेलरी की शॉप्स, अब तो बोल दो। ठीक है, अगर आप किसी भी ऐसे बाजार जा रहे हैं जहां पर सुनार ही सुनार हैं, जैसे बरेली में आलमगीरगंज है, अगर आप वहां पे जाते हैं, अगर सोने के रेट बढ़ते हैं तो पूरे बाजार में एक ही रेट आपको मिलता है। ऐसा होता है? वैसे नो, वैसे ही आपके जो एग्रीकल्चर चीजें हैं, आपकी जो खाद्य पदार्थ चीजें हैं, अगर उनके रेट बढ़ते हैं,
जैसे सपोज से सब्जी नहीं, चाहे आपकी दाल, आटा, चावल, चीनी, ठीक है, ये भी अगर रेट बढ़ते हैं घटते हैं तो पूरे बाजार में एक ही रेट आपको मिलता है। ऐसे होता है ना, यस और नो? मैं थोक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ खुले बाजार में, जो खुदरा बाजार आपका होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आपको एक ही प्राइस आपको मिलेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? हाँ जी, कहना चाह रहे हो? ठीक है, तो ये हो गया परफेक्ट, मतलब पूरे बाजार में एक ही रेट, एक ही जैसे प्रोडक्ट के एक ही रेट आपको मिलेगा, मतलब कंपटीशन जो परफेक्ट है आपस में, इसमें कोई भी वो नहीं है आपको। ठीक है, अगला है इम्परफेक्ट कंपटीशन, मतलब अपूर्ण प्रतियोगिता। अब ये क्या होता है? इसमें ये कहा गया है आपका कि इसमें ये कहा गया है प्राइस तो सेम है लेकिन क्वालिटी में अंतर है। अब क्या होगा ऐसा सोचो जरा, पेट्रोल कैसे, कहाँ कहाँ पे डेंसिटी अलग मिलेगी आपको? एग्जाम्पल बताओ मुझे थोड़ा सा, इतना गौर फरमाते हो क्या? ओके, तो फिर यही और बात हो गया आपको। अच्छा वहाँ, चलिए और बताइए। शॉपिंग साइट्स पे क्या मतलब? जैसे मेरा समझेगा, क्वालिटी आर वर्स्ट, प्राइस आर सेम। क्वालिटी में अंतर मिलेगा आपको लेकिन प्राइस जो है वो आपको बराबर मिलेंगे। क्या हो सकता है ऐसा? एक ही कहते गोल्ड हो सकता है, कौन लगाता है? चुकना था गोल्ड पे ऐसा। अच्छा चलिए ठीक है, इन्होंने कहा सोने के ऊपर, कि सोने के ऊपर इनको ये प्राइस सेम है लेकिन उसकी क्वालिटी अंतर होता है, ये आप कहना चाह रहे हो? उसमें मुश्किल है थोड़ा सा कहना। और बताइए, चलिए बताइए फटाफट। थोड़ा और सोचिए, विस्तार पूरा सोचिए, क्या हो सकता है, सोचिए रास्ते। आपके 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 शांत, जैसे आपने देखा होगा मिनरल वाटर बोतल सबसे ज्यादा इसमें होता है। आप कहीं भी चले जाओ आपको प्राइस सेम मिलेंगे लेकिन क्वालिटी, जो रेट बिस्लरी की होती है वही रेट आपके लोकल ब्रांड में मिलता है। हाँ है ना? मिलता है ना? मतलब कहने का मतलब ये है कि जो रेट आपको बिस्लरी का है, अब बिस्लरी तो ब्रांड है अपने में, ठीक है, वो आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आपके स्टेशनरी आइटम्स, आपके जो स्टेशनरी आइटम्स है उसमें आपके पेन होते हैं, उसमें भी जो पेन की क्वालिटी होता है, एक पेन आपका रिलायंस का पेन है जिसको लिखने में, ठीक है, और बाकी कुछ पारस आ गया, ये आ गया, उसमें इंक धीरे कर दी आपकी। कहने का मतलब ये है कि प्राइस सेम है लेकिन क्वालिटी अलग है। स्नैक्स, आपके स्नैक्स में सबसे ज्यादा होता है आप, जी बताइए क्या होते हैं? जैसे ये रिंग है, इसके जेंट्स की क्वालिटी अलग होती है लेकिन प्राइस सेम देते हैं सब लोग। वो तो ठगने वाले ऊपर है, ठगा भी देते हैं। सर तमिलनाडु में कैसे होता है, जैसे वहाँ पर पूछो तो सर बहुत तरीके की होती है, क्वालिटी में फर्क होता है लेकिन वो देते होते मैंने कहा प्राइस अगर सेम है, क्वालिटी पर, ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को? तो इम्परफेक्ट में क्या होता है? द प्राइस आर सेम मतलब क्वालिटी आर डिफर। प्राइस सेम है, मूल्य सेम है, लेकिन जो क्वालिटी है वो क्या है, उसका क्या है, वो अलग है। इसके बारे में बात करें इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत किसी को भी यहाँ पे? ठीक है, चलो कोई दिक्कत मार्केट में? इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसके पीडीएफ में आपको नोट कर लीजिएगा इसके बारे में। टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, और एक आपका होता है एवरेज रेवेन्यू।
टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और आपका एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू सिंपल सी बात है कि जितने आपने प्रोडक्ट को बेचा, किस रेट से बेचा आपने, कितने बिके आपका, तो वो क्या हो गया आपका टोटल रेवेन्यू आपका हो गया। ठीक है, इसको समझिएगा। टोटल रेवेन्यू आपका क्या होता है, टोटल रेवेन्यू, यहाँ कोई बाहर बैठा, अंदर आ जाइए, कोई बाहर खड़ा होंगे। ठीक है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है कि आपके जो भी प्रोडक्ट आपके बाजार में बिकते हैं उनके अगर हम जितने बेचेंगे उस हिसाब से आपको क्या मिलता है, टोटल रेवेन्यू आपका जनरेट आपका होता है। वहीं पर हम बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। सिंपल सी बात है, एवरेज आप निकालने जानते होंगे कि जितना भी आपका टोटल रेवेन्यू हुआ और कितने आपके क्वांटिटी चीजें बिकी, उसके हिसाब से क्या निकलेगा, आपका एवरेज रेवेन्यू निकलेगा। जो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, ये आमतौर पे जितने भी हमारे बिजनेसमैन है इसका इस्तेमाल करते हैं। बिजनेसमैन कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे दो दुकानदार है आपके घर के पास, एक दुकानदार है जो आपको एमआरपी पे देता है और एक दुकानदार उससे मुश्किल से 4 कदम दूर है जो आपको एमआरपी से 1-2 रुपए कम देता है। आप किसके पास जाओगे, कम देगा उसके पास जाओगे। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई यहाँ पे कोई अच्छी दुकान है जो रेट सही लगाता है, तो किसका नाम बताओगे, उसी को बताओगे ना। तो ये क्या होता है, माउथ पब्लिसिटी होती है, इसको होता है माउथ पब्लिसिटी। इसकी वजह से उस इंसान की सेल क्या हो रही, बढ़ रही है। उससे क्या हो रहा है, उसको ज्यादा सामान बिकने से उसका रेवेन्यू निकल पा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे पहले कोई दुकानदार जो था 100 रुपए के हिसाब से 10 चीजें बेच रहा था, तब उसका 1000 रुपए रेवेन्यू आ रहा था। जैसे उसने 100 रुपए से घटाकर 95 रुपए किया, उसका एक बढ़ गया। अगर मैं मतलब एक एग्जांपल है कि जब वो 100 रुपए रखा था तब उसके डेली 10 बिक रहे थे। जैसे उसने रेट को कम किया, कितने पे किया, 11। कितना हो गया ये, 1045, 1045 हो गया। मतलब इसके बीच में 45 का क्या हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया, आपका डिफरेंस यहाँ पे आपका हो गया। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 45 क्या है, इसका मार्जिन रेवेन्यू है। मेरी बात समझ में आ रही है। मतलब एक प्रोडक्ट ज्यादा बेचने पे क्या हुआ, उसका रेवेन्यू क्या हो गया, जनरेट उसका हो गया। तो उसको हम बोलेंगे आपका मार्जिनल रेवेन्यू के नाम से उसको कहा जाए। समझिए आप लोग, या सुनो, ऐसे लोग करते हैं जब आपके अंदर आ जाइए, जो भी है अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाए करो अंदर। ठीक है, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जब आप देखो कि ऑनलाइन शॉपिंग होती है, आपको 50% ऑफ 60% ऑफ दिखाते हैं ना। ये मत समझिएगा कि वो जो दिखा रहे हैं नुकसान में बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके जितने भी शॉपिंग मार्ट है वो भी उसी रेट में बेचते हैं, जानते होंगे आपको। वो भी क्या करते हैं, कम रेट में निकालते हैं। उनका मतलब ये होता है कि उन्हें मालूम है कि इससे नीचे बेचेंगे तो लॉस है, इसके ऊपर बेचेंगे तो प्रॉफिट है। उनको मालूम है, जैसे कोई चीज़ 100 रुपए की है, उसका प्राइस टैग के लिए 70 रुपए, 70 नीचे जाएगी तो लॉस है, 70 की जितनी ऊपर जाएगी उनका प्रॉफिट है। अब माल पुराना हो रहा निकालना है तो क्या करेगा, रेट को डाउन करेगा। ये तो करते हैं दुकानदार। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता है, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो एवरेज रेवेन्यू समझ गए, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है समझ गए इस चीज को। बाकी इसका पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, उसको नोट कर लीजिएगा। बात करें नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो, थैंक यू क्लास।